नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय के विभिन्न कंपोनेंट्स। जो हम 8 प्रकार के आज कंपोनेंट की डिस्कस करेंगे। इन पर इनको परिभाषित करना तथा इनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, हम उस पर विचार करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का एक पैरामीटर होती है, जो यह बताती है कि हम आर्थिक विकास की दिशा में किस स्पीड से चल रहे हैं तथा वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान ईयर में कितनी वृद्धि हुई है। इन सभी का आकलन हम राष्ट्रीय आय के द्वारा ही निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वास्तव में कौन कौन से चर हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को मेजरमेंट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की संरचना। राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा थी वो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, नेशनल इनकम की माप के अनुमान 1868 में लगाए गए थे। पहली बार 1868 में जो दादा भाई नरौजी ने कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को, और ये प्रकाशित किए गए थे। इनकी पुस्तक थी, जो पुस्तक बड़ी पॉपुलर है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय की इन्होंने जो गणना की थी वो 340 करोड़ रुपए उस समय थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी तथा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है तथा किनके द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ दादा भाई नरौजी ने यह भी बताया था कि इस समय यानी 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। अर्थात उस समय 20 रुपए, जो पहली बार हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई, उसमें नेशनल इनकम तो 340 करोड़ रुपए हमारे पास आई, लेकिन पर कैपिटा इनकम उस समय था, जो पर कैपिटा इनकम था वो 20 रुपीज था। ओके। स्वतंत्रता, क्योंकि अब ये इस समय 1868 में तो हम अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे थे, अर्थात ये एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितनी थी नेशनल इनकम थी। और वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में नेशनल इनकम समिति, जो होता नेशनल इनकम कमेटी, की नियुक्त की तथा इसके अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालोनविस को नियुक्त किया गया, जो भारतीय अर्थशास्त्री थे, और ये पहली बार नेशनल इनकम कमेटी में इनको रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए का अनुमान लगाया। अर्थात पहली बार जब नेशनल इनकम भारत में कैलकुलेट किया गया था, तो हमारे पास जो नेशनल इनकम था वो नेशनल इनकम के आधार पर कैपिटा इनकम जो आई वो 246 रुपए 9 पैसे 90 पैसे के आसपास रही। तो ये हमारे पास पहली बार जब नेशनल इनकम के डेटा हमारे पास आए। तो ये नेशनल इनकम एक बेसिक कंपोनेंट है। नेशनल इनकम ये अधिकतर मेजरमेंट जो किया जाता है, इसके लिए एक टेक्निक्स नहीं है, कई टेक्निक्स है। हर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों क्षेत्र के लिए अलग अलग मेथड से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। बट राष्ट्रीय आय जितनी शुद्ध होगी, वैसे ही हम अपने देश के आर्थिक विकास का अनुमान वास्तविक रूप से लगा सकते हैं, और पॉलिसी मेकर के लिए बहुत अधिक हेल्प हो जाएगी कि हम अर्थव्यवस्था के लिए नई नीतियां उसी के अकॉर्डिंग बना सकें। लेकिन आज भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में सही से मेजरमेंट में नहीं आ पाते हैं, जो एक बड़ी विडंबना की बात है। तो आइए हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम विभिन्न कंपोनेंट पर विचार करेंगे। उन कंपोनेंट में मुख्य कंपोनेंट कौन है जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की। सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य है किसी एक देश की एक घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब एक घरेलू सीमा की डिफिनेशन क्या होगी?
एक घरेलू सीमा का तात्पर्य होता है कि ये जो हमारा भारत का मैप बना होता है, इस मैप के अंतर्गत, ये जो भारत का हमारे पास मैप बना है, इस मैप के अंतर्गत ऐसे करके जो हमारा ये एक घरेलू सीमा है, और इसमें समुद्री 5 किलोमीटर जो मछली पकड़ते हैं उसको भी नेशनल इनकम में यानी सकल घरेलू उत्पाद में काउंट करेंगे। यानी हमारे पास ये जो समुद्री एरिया आता है, इसमें 5 किलोमीटर के एरिया को भी इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे नहीं कि केवल बॉर्डर से, यानी ये समुद्री हमारा बॉर्डर है, पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, और इन तटों के तटों के अंदर, तटों के बाहर का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इनसे जो 5 किलोमीटर जो हमारी समुद्री रेखा होती है, इसके नीचे प्राप्त होने वाले मिनरल को भी हम जीडीपी के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखें क्या कि घरेलू सीमा क्या होती है। घरेलू सीमा एक प्रकार की फिजिकल सीमा होती है, भौतिक सीमा होती है, जो हमको प्राप्त हुई है, यानी एक प्रकार की राजनीतिक सीमा होती है, जिसके अंतर्गत हम एक वर्ष के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है क्या, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य, यानी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीडीपी विल बी एक साल के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त आउटपुट, जितना उत्पादन हुआ है उसको आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, प्लस जितनी सर्विसेज उनको भी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना है, प्राइस से मल्टीप्लाई यानी सर्विसेज की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार जीडीपी बराबर आउटपुट का इंटू प्राइस, आउटपुट इंटू प्राइस, मान लीजिए कोई आउटपुट ओ है, प्लस सर्विस और उसका प्राइस, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। यानी एक देश के अंतर्गत उत्पादित एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं, फिजिकल रूप में जितनी वस्तुएं जो हम आंखों से अपने देख सकते हैं, वो जितनी उत्पादित हुई हैं, उसको यदि बाजार मूल्य से गुणा कर दें, ठीक है, मान लीजिए हमारे देश में 100 वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, एक वस्तु का दाम 10 रुपए है, आउटपुट कितना है, आउटपुट हमारे पास कितना है, 100, यानी एक देश में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 100 वस्तुएं उत्पादित हुई है, उसका मूल्य 10 है, तो हम क्या कहेंगे, 1000 आपका आउटपुट से है, प्लस सर्विस में क्या है, हमने सेवाएं जनरेट की। मान लीजिए मैं कोचिंग्स पढ़ाता हूं, मान लीजिए मैं कहीं पर और पढ़ाता हूं, और उसके बदले में जो मूल्य लेता हूं, एज अ सैलरी भुगतान लेता हूं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर्विस और उसका मूल्य, मान लीजिए ये हमारे पास हो जाता है 3000 रुपए, इनको आप जोड़ दीजिए, तो ये 4000 रुपए आपकी जीडीपी कहलाएगी। क्लियर है। तो एक देश के अंतर्गत, एक देश की भौतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त उत्पादन, आउटपुट जिसको कहते हैं, उसके मूल्य से, वर्तमान मूल्य से गुणा। सर्विस, सर्विस में एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है पूरे दिन में, एक पेशेंट को देखने के लिए कितना लेता, उसका मूल्य गुणा करने के बाद हम जब जोड़ देते हैं तो हमें वास्तव में जीडीपी प्राप्त हो जाती है। जीडीपी को जब हम वर्तमान मूल्य में गुणा करते हैं तो हम इस जीडीपी को मार्केट प्राइस जीडीपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट पे वर्तमान प्राइस को गुणा किया, प्लस और सर्विस में वर्तमान प्राइस को गुणा किया, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जीडीपी मार्केट प्राइस में आई, उस समय बाजार में जो मूल्य चलता है उसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी हमारे पास जीडीपी होती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन के संसाधन, मान लीजिए आउटपुट, जो वस्तुएं हमने उत्पादित किया, उन वस्तुओं को उत्पादन के लिए जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए इसमें लैंड लगा है, इसमें लेबर लगा है, इसमें कैपिटल लगा है, इसमें इंटरप्रेन्योर लगा है, तो इनके मिलने वाले रिवार्ड को जोड़ दिया जाता है। लैंड का रिवार्ड रेंट, जितना रेंट है, जितना लेबर को वेज मिल रही है, जितना कैपिटलिस्टिक को इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट या लॉस मिल रहा,
इन सभी को योग करने पर जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। एक चीज हमने देख लिया कि जीडीपी मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, और दूसरा साधन लागत पर क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर और आपके पास मैनेजर कुछ भी आपके पास है, इनको प्राप्त होने वाले रिवार्ड का योग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सकल घरेलू उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो दो प्रकार की होती है, एक बाजार मूल्य पर, एक साधन लागत रेखा पर। तो हमने दोनों को आपको कैलकुलेट करना सिखा दिए। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू, जब हम कोई वस्तुएं तथा सेवाएं जो पूरे साल में हमने उत्पादन किए किए उसको उत्पादन में हमारी मशीनें भी घिसी होंगी, ठीक है? तो यदि इन मशीनों की घिसावट को माइनस कर दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए कुल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास को माइनस कर दो। मूल्य ह्रास को माइनस कर दो। मान लीजिए मैं एक क्या कहते हैं, एक बस है, वो मान लीजिए 10 वर्ष तक सेवा देगी, उसका मूल्य 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए की बस है, यानी उससे हर साल लगभग 1 लाख रुपए का मूल्य ह्रास होगा। मूल्य ह्रास होगा। तो अगर बस अपने उस साल मान लीजिए 5 लाख रुपए कमा करके देती है, 5 लाख रुपए कमा करके देती है एक साल में, तो इसमें से मूल्य ह्रास को हमको घटाना होगा। तो हम शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंतर्गत केवल 4 लाख रुपए को ही जोड़ेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार, क्योंकि किसी वस्तु के उत्पादन में पूंजी में घिसावट या टूट फूट होती है, उसको हम कुल उत्पादन से घटा देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस से हमने डेप्रिसिएशंस को घटाए हैं तो हमको बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। और अगर हमने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से, साधन लागत रेखा से डेप्रिसिएशन को घटाए हैं तो हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद भी साधन लागत रेखा पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार शुद्ध का तात्पर्य यह होता है कि कुल उत्पादन से पूंजी के मूल्य ह्रास या टूट फूट या घिसावट को हटा देना, घटा देना। इसको जब हम कुल या सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास या घिसावट को हटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अगला है हमारे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए इसमें एक टेक्निकल वर्ड जुड़ जाता है, राष्ट्रीय। अभी तक हमने क्या जोड़ा थे, घरेलू, इसके पहले घरेलू वर्ड जुड़ा था, अब आ गए राष्ट्रीय। तो यानी एक देश की राष्ट्रीय सीमा क्या होगी? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक देश की राष्ट्रीय सीमा क्या होगी, तो राष्ट्रीय सीमा वास्तव में हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। घरेलू सीमा को हम देख सकते हैं। घरेलू सीमा यानी जो हमारा बॉर्डर है उससे 5 किलोमीटर समुद्री एरिया को भी हम शामिल करते हुए घरेलू सीमा तो देख सकते हैं। राष्ट्रीय सीमा का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के नागरिक जहां जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और वो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, उनको हम इसमें शामिल करेंगे। राष्ट्र वास्तव में एक विचारधारा है। राष्ट्र वास्तव में एक प्रकार का सम्मान है। अर्थात हमारे देश के लोग जिस जिस कंट्रीज में हैं और वो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम को राष्ट्रीय में जोड़ेंगे।
क्लियर है? तो राष्ट्रीय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं, वही जीडीपी की डिफिनीशन वाले, वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं यदि इसमें से विदेशों से इनकम को जोड़ दिया जाए। अर्थात यदि हम जीडीपी में, ये देखिए जीडीपी, ये जीडीपी है, जीडीपी में विदेश से प्राप्त हुए जितना धन है उसको जोड़ दें तो हमको जीएनपी प्राप्त हो जाएगी, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार एक देश के अंतर्गत उत्पादित यानी जीडीपी, ये एक देश के अंतर्गत, इसके पहले डिफिनीशन में देख लिए, एक देश के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त आय को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको जीएनपी मिल जाएगी। ये आपकी डिफिनीशन हो जाती है। क्लियर है? अगर आपकी जीडीपी मार्केट प्राइस में है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो आपको जीएनपी भी मार्केट प्राइस पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? तो जीएनपी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें जीडीपी ऑलरेडी शामिल रहती है, बस विदेश से आने वाली आय को और अधिक शामिल कर दिया जाता है। तो इसमें विदेश से आने वाली आय को शामिल कर दिया जाता है तो ये जीडीपी हो जाती है। कभी कभी अगर हम जीडीपी बराबर ये भी कह सकते हैं जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम, अर्थात विदेश से आए हुए जीएनपी से घटा देंगे तो हमको जीडीपी मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास वही प्रश्न आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें भी शुद्ध जुड़ गया है, यानी जीएनपी से मूल्य ह्रास एवं घिसावट, मूल्य ह्रास या घिसावट को यदि जीएनपी से घटा दें तो हमको एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। यदि जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगी एनएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो क्योंकि एक देश में राष्ट्रीय उत्पादन करने के लिए हमारी मशीनों को कुछ ना कुछ घिसावट करनी पड़ती है और यदि इन मशीनों की घिसावट को हम कुल से घटा दें तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है, यही आपकी नेशनल इनकम होगी। आप कभी कंफ्यूज मत होना, एनएनपी ही नेशनल इनकम होती है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय जो हमने चर्चा किया, साधन लागत रेखा पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब अभी तक हमने चर्चा क्या किया, ये देखिए साधन लागत पर हमने बताया ना, दो प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, दूसरा साधन लागत। तो साधन लागत रेखा पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो अभी हमने कैलकुलेट इसके पहले किया था एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अगर हम क्या कहते हैं ना, जैसे बाजार मूल्य से, तो हमारे पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम है। और अगर हम प्रचलित कीमत पर यानी एनएनपी मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एनएनपी से हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा उत्पादन को। ठीक है? तो इस प्रकार हम दोनों तरीके से फैक्टर कॉस्ट से निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम कहलाती है, डायरेक्ट है। आपसे अगर पूछा जाए, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, आप डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर देना एनएनपी, लेकिन वो आपको फंसाने के लिए बोलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो आप बोल देना नहीं, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से भी हम कर सकते हैं, बस इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना है और उत्पादन को जोड़ देना है।
तो भी हमको मार्केट प्राइस भी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। बट ये चेंजेस होते हैं, तो ये आप तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम फैक्टर प्राइस को डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आय है, बट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा संशोधन करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें से घटाना होता है और उत्पादन को जोड़ना होता है। ओके, अगला हमारे पास है पर्सनल इनकम। मान लीजिए हम उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, हम 5 लोग हैं और उत्पादन करते हैं 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का उत्पादन करते हैं। तो क्या ये जो उत्पादन टोटल इनकम आई है, क्या इस टोटल इनकम को इन पांचों के बीच में वितरित कर देना चाहिए? अगर हम इन पांचों के सहयोग से मान लीजिए 10,000 रुपए एक कंपनी जनरेट कमाती है, तो क्या ये 10,000 रुपए क्योंकि इन पांचों के सहयोग से प्राप्त हुई है, तो क्या इनके बीच में, इन पांचों के बीच में 2-2 हजार रुपए करके डिवाइड कर देना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए राष्ट्रीय आय में से अंतरण भुगतान, निगम कर, अवितरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा आदि को घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका पर्सनल इनकम। इसके अलावा व्यय योग्य आय वो आय होती है जो हमारे पास इनकम आती है, उस व्यक्तिगत इनकम जो हमारे पास आई, यानी निगम कर, अन्य करों को काटने के बाद जो इनकम आई, यदि उसमें से प्रत्यक्ष कर घटा दिए जाएं, तो जो हमारे पास आय बचेगी वो हमारे पास डिस्पोजल इनकम के नाम से जानी जाती है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी इनकम या सैलरी पाता है उसको पूरी कभी नहीं खर्च कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट टैक्स को घटाना अनिवार्य हो जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स के घटाने के बाद ही उस इनकम को कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। अगला है हमारा जो लास्ट है पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए यदि राष्ट्रीय आय में से, कुल राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या को विभाजित कर देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अर्थात पर कैपिटा इनकम बराबर टोटल नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, जो इस समय वर्तमान में यूज किया जाता है कि पर कैपिटा इनकम भारत की कितनी है, तो उसमें नेशनल इनकम में जो उस साल की नेशनल इनकम आई है उसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग दिया जाता है, जो हमारे पास आता है वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। तो हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू।